आज है 12 मार्च गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज के इस विस्तृत बुलेटिन में हम बात करेंगे लोकसभा के उस भारी हंगामे की जहां राहुल गांधी को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और जेफरी एप्स्टीन के कथित कनेक्शन पर बोलने से बीच में ही रोक दिया गया। इसके अलावा दुनिया इतिहास के सबसे बड़े तेल संकट से गुजर रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से ऊर्जा बाजार में हाहाकार मचा है। वहीं ईरान पर अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि वहां सरकार गिरने का कोई खतरा नहीं है। इस युद्ध की आंच अब भारत तक पहुंच गई है जहां इराक में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है और रिलायंस की मदद से रूसी तेल पर अमेरिकी छूट की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा देश में सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए हजारों करोड़ के अवैध प्रोजेक्ट्स पर फिलहाल बुलडोजर चलने से रोक दिया है और संभल में एक मस्जिद के इमामों पर लगभग 7 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आइए खबरों को तफसील से जानते हैं। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार 12 मार्च को लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। पश्चिम एशिया के संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा संकट पर चिंता जताते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के तार सजा याफ्ता अमेरिकी सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े होने का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने इस पहेली को सुलझा लिया है कि भारत जैसा देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त देने की अनुमति क्यों देगा। उन्होंने कहा कि यह पहेली एक समझौते की वजह से है। पुरी की ओर इशारा करते हुए गांधी ने कहा कि उन्होंने खुद ये बात मानी थी कि वह एप्स्टीन के दोस्त थे। जैसे ही राहुल गांधी ने एक दस्तावेज दिखाना चाहा जिसमें कथित तौर पर पुरी की बेटी और जॉर्ज सोरोस के बीच लिंक होने का दावा किया गया था, स्पीकर ओम बिरला ने उनका भाषण रोक दिया। स्पीकर ने कहा कि उन्हें केवल उसी विषय पर बोलना चाहिए जिसका उन्होंने नोटिस दिया है। गांधी ने जवाब दिया कि वो देश की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका को ये तय करने की अनुमति देना कि हम किससे तेल खरीदें और हमारे रिश्ते किसके साथ हों, ये हमारी संप्रभुता को दांव पर लगाने जैसा है। भारी हंगामे के बीच बिरला ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को बोलने के लिए बुलाया जिन्होंने भी राहुल गांधी को अपनी बात पूरी करने देने की मांग की। रॉयटर्स के लिए एरिन बैंको की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि करीब 2 हफ्ते की लगातार अमेरिकी और इजरायली बमबारी के बाद भी ईरान का शीर्ष नेतृत्व सुरक्षित है। ताज़ा खुफिया रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि ईरानी जनता पर सरकार का नियंत्रण कायम है और इसके जल्द पतन का कोई खतरा नहीं है। 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमलों के पहले दिन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद वरिष्ठ शिया धर्मगुरुओं के एक समूह ने उनके बेटे मोज्तबा को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बढ़ती तेल कीमतों के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है और उन्होंने इस सैन्य अभियान को जल्द समाप्त करने के संकेत दिए हैं। हालांकि अगर ईरान के कट्टरपंथी नेता मजबूती से जमे रहते हैं तो युद्ध का कोई स्वीकार्य अंत खोजना मुश्किल हो सकता है। इस बीच कुर्द समूहों ने वाशिंगटन से हथियार मांगे थे लेकिन ट्रंप ने कुर्द लड़ाकों को ईरान में भेजने या कोई ज़मीनी हमला करने की संभावना से इनकार कर दिया है। पॉलिटिको की रिपोर्ट और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध ने वैश्विक तेल बाजार के इतिहास में आपूर्ति की सबसे बड़ी रुकावट पैदा कर दी है। दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति ले जाने वाले महत्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल का प्रवाह करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन से गिरकर ना के बराबर रह गया है। आईईए के अनुसार मार्च में वैश्विक तेल आपूर्ति में 80 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट आने की संभावना है। ऊर्जा संकट को बढ़ता देख आईईए के सदस्य देशों ने 40 करोड़ बैरल तेल अपने रणनीतिक भंडार से बाजार में जारी करने की प्रतिबद्धता जताई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $119 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर को छूने के बाद अब भी बहुत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। मध्य पूर्व के खाड़ी देशों ने कुल तेल उत्पादन में कम से कम 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन की कटौती की है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संकट के अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नाटकीय प्रभाव को खारिज कर दिया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, इसलिए जब तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो अमेरिका बहुत पैसा कमाता है। अल जजीरा की रिपोर्टर एलिजाबेथ मेलिमोपोलोस और वाशिंगटन पोस्ट के एलेक्स हॉटन व तारा कॉप की एक विस्तृत जांच में बेहद दर्दनाक तथ्य सामने आए हैं। 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के मिनाब में शजरे तैयबे गर्ल्स स्कूल पर हुए मिसाइल हमले में 170 से ज़्यादा लोग मारे गए थे जिनमें ज़्यादातर स्कूल जाने वाली बच्चियां थीं। वाशिंगटन पोस्ट के सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह स्कूल अमेरिकी सेना की टारगेट लिस्ट में था। ये भयानक हमला पुरानी खुफिया जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गलती का परिणाम था।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिकी और इजरायली सेनाएं लक्ष्यों की पहचान करने के लिए पैलेंटिर कंपनी के मैविन और एंथ्रोपिक कंपनी के क्लाउड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का भारी इस्तेमाल कर रही हैं। मेनाप का ये स्कूल 15 साल पहले इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स का एक नौसैनिक अड्डा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे स्कूल बना दिया गया था। वीडियो फुटेज से साफ हुआ है कि यह एक अमेरिकी नौसेना की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल थी। अब 46 अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेटरों ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को पत्र लिखकर इस घटना की तत्काल और पारदर्शी जांच की मांग की है। द हिंदू के लिए सुहासिनी हैदर की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में अपनी कूटनीतिक प्रतिक्रिया से सबको चौंका दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाड़ी सहयोग परिषद के एक प्रस्ताव को 134 अन्य देशों के साथ को स्पॉन्सर किया है। इस प्रस्ताव में ईरान द्वारा किए जा रहे सभी हमलों को तुरंत रोकने की मांग की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस रुख का बचाव करते हुए कहा कि खाड़ी देशों में भारत का 1 करोड़ का बड़ा प्रवासी समुदाय रहता है और भारत अपनी ज़रूरत का 50% कच्चा तेल वहीं से आयात करता है। हालांकि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक भारत की इस नीति की आलोचना कर रहे हैं। भारत ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए उन हमलों की निंदा नहीं की है जिनमें 1255 लोग मारे जा चुके हैं और स्कूली बच्चियों की जान गई है। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने कहा कि कूटनीति को जटिलता को पहचानना चाहिए, न कि इसे किसी एक दोषी तक सीमित कर देना चाहिए। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने भी कहा कि रणनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए सामरिक अधीनता से बचना जरूरी है। पश्चिम एशिया के इस संकट का सीधा असर अब भारतीय नागरिकों और देश की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान इराक के बसरा के पास एक तेल टैंकर पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। यह नाविक अमेरिका के स्वामित्व वाले तेल टैंकर एमटी सेफसी विष्णु के क्रू का हिस्सा था, जिस पर कुल 16 भारतीय नाविक सवार थे। बगदाद स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार विस्फोटक से भरी एक तेज नाव ने इस टैंकर को टक्कर मार दी। बाकी 15 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दूसरी तरफ द वाया और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका द्वारा भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए दी गई 30 दिन की विशेष छूट हासिल कराने में रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेतृत्व की सक्रिय भूमिका रही। डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में $300 अरब की एक नई रिफाइनरी डील की घोषणा भी की है, जिसमें रिलायंस निवेश करेगी। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में चेताया है कि युद्ध के कारण लाल सागर और होर्मुज में जहाज़ों की कमी से चीन से आने वाले कच्चे माल की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे भारत में दवाओं की कीमतें 30% तक बढ़ सकती हैं और एयर इंडिया की उड़ानों पर भी असर पड़ा है। आर्टिकल 14 के लिए अक्षय देशमाने की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिना पर्यावरण नियमों का पालन किए बनाए गए 60 से 300 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर मंडरा रहा विध्वंस का खतरा फिलहाल टल गया है। इन परियोजनाओं में हजारों करोड़ रुपए का भारी निवेश लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में ऐसे मामलों पर सख्त फैसला देते हुए एमनेस्टी योजना को अवैध घोषित कर दिया था। रिपोर्ट में मुंबई के कामाठीपुरा इलाके में गोल्डन रियल्टी कंपनी के गोल्डन रेजिडेंसी प्रोजेक्ट का उदाहरण दिया गया है, जहां पर्यावरण मंजूरी लिए बिना ही 30 मंजिलों वाले 2 टावर बना दिए गए। रियल एस्टेट लॉबी संगठन क्रेडाई और अन्य कंपनियों की पुनर्विचार याचिका के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मई वाले फैसले को फिलहाल रोक दिया। अब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी दोबारा सुनवाई कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश से करीब 12,000 करोड़ रुपये का निवेश फिलहाल डूबने से बच गया है। मकतूब मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक राजस्व अदालत ने सैफखान सराय गांव में एक मस्जिद, एक मज़ार और कुछ घरों को हटाने का बड़ा आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने गांव के 2 इमामों आफ्ताब हुसैन और मेहताब हुसैन पर करीब 6 करोड़ 95 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। तहसीलदार अदालत का दावा है कि ये ढांचे गांव की सामुदायिक जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं, जो राजस्व रिकॉर्ड में पौधारोपण के लिए आरक्षित थी। अदालत ने जमीन के वक्फ बोर्ड की होने के दावे को भी खारिज कर दिया। फैसले के बाद इमाम आफ्ताब हुसैन ने कहा कि वे कई वर्षों से यहां नमाज पढ़ा रहे हैं और इतना बड़ा जुर्माना गरीब लोगों के लिए मौत की सजा जैसा है। अंत में बात करते हैं सिनेमा और समाज की। पत्रकार प्रगति सक्सेना ने अपनी एक समीक्षा में लिखा है कि दुनिया जब युद्ध और महंगाई की भयानक विभीषिका से गुजर रही है, ऐसे समय में फिल्म धुरंधर का सीक्वल दर्शकों को सम्मोहित करने के लिए तैयार है। ट्रेलर में पहली फिल्म से कहीं ज्यादा मारधाड़, खून खराबा और हिंसा दिखाई गई है। प्रगति लिखती हैं कि आज असल जिंदगी में हमारे आसपास हिंसा, भय और असुरक्षा का माहौल है। गैस, पेट्रोल की कमी और महंगाई का भूत आम आदमी को डरा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या दर्शक अपने फ्रस्ट्रेशन को सिनेमा के पर्दे पर खून खर्चे के रूप में देखना पसंद करेंगे या सीधे सादे मनोरंजन की तलाश करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि निर्देशक हिंसा को ग्लैमराइज करने के बजाय कुछ सुकून देने वाली और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी कहानियां भी बनाएं। आज के हरकारा पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ।
हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप इसे व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर भी पा सकते हैं। हरकारा यानी शोर कम और रोशनी ज़्यादा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।